नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्की में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में और भारत के संविधान में हमने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा। जो सदस्य प्रस्ताव से उसके आधार पर जो प्रारूप बनाया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा और जो सदस्य अलग अलग चुने गए थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम बात कर रहे थे। एक तो संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी और दूसरा कर रही थी संसद के रूप में कार्य। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तब इसकी जो अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे और जब ये संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। चलो देखते हैं संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्य, एक तो कार्य है इसका संविधान निर्माण का कार्य। संविधान निर्माण का कार्य तो अध्यक्षता करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा जो कार्य था इसका वो कार्य था संसद के रूप में कार्य। संसद के रूप में कार्य, तब इसकी अध्यक्षता करता था जीवी मालवंकर। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? संसद के रूप में जो कार्य करते थे इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत था ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और सारी की सारी जो शासन व्यवस्था थी वो भारतीयों के हाथ में आ गई थी। अर्थात कानून भी भारत की जनता बनाएगी, पालन भी भारत की जनता अपने खुद के द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर करेगी। तो दोस्तों, अब कानून कौन बनाएगा? संसद तो हमारे पास थी नहीं। संसद का अस्तित्व 1952 में माना जाता है। तो अब जो कानून निर्माण का कार्य है, कानूनों में संशोधन का जो कार्य है वो तो संसद करेगी। तो उस समय मेरे दोस्तों, जब संसद के रूप में जो कार्य किया था तो वो कार्य किया था मेरे प्यारे दोस्तों संविधान सभा ने किया था। तो अब हमें बात करेंगे, जब इस संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया तो इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, बार बार प्रश्न पुटअप होके आता है। संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नंबर एक कार्य किया था प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किसके रूप में चुनाव किया? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया। देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद की विशेष भूमिका होती है। संसद के दोनों सदन, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य विधानमंडल है उसके सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें भाग लेते हैं। तो संसद का विशेष महत्व है। तो जो प्रथम राष्ट्रपति था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जो चुनाव किया गया था वो किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों संविधान सभा के द्वारा। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ये निर्वाचित था या फिर मनोनीत राष्ट्रपति था? मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे कि संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो उस समय हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता थी या राष्ट्रपति का चुनाव करना था। तो प्रस्ताव निकाला गया था। राष्ट्रपति पद के लिए क्या निकाला गया था? प्रस्ताव, कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, कोई अपना आवेदन लगाना चाहता है, आवेदन लगाना चाहता है तो लगा सकता है। मात्र एक ही आवेदन आया था, वो आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत न कह के निर्वाचित बोला जाएगा। अर्थात ये मनोनीत भी हो गया और निर्वाचित भी हो गया। कहने का मतलब कोई दूसरा आवेदन तो आया था नहीं, इसलिए उसको बगैर चुनाव के चुन लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो इसे निर्वाचित समझा जाएगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का आवेदन आ जाता तो चुनाव होते संसद के, जो जितने भी संविधान सभा के, उसमें संसद तो थी नहीं, संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो संविधान सभा के जितने भी जो सदस्य थे वो इसका निर्वाचन वोट डालकर करते। दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया इसने क्या? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा 1951 में।
क्योंकि संसद का अस्तित्व 1952 में माना जाता है और प्रथम संविधान संशोधन हो गया कब? 1951 में। ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था ये भी संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और इसमें संविधान जब निर्माण हुआ था मैंने बताया था कि 8 अनुसूचियां थी। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे किसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या पढ़ा कि जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे और संविधान निर्माण का जब कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया तो 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। नंबर 1 प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा कार्य है प्रथम संविधान संशोधन। ये संविधान सभा का संसद के रूप में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और भारत का संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इतना जो गैप है, बीच का जो गैप है, इस समय जब भारत में कानूनी व्यवस्था एक प्रकार से कानूनों का निर्माण नहीं होता था या संविधान सभा तो करती थी, लेकिन इस समय जो शासन चलता था भारत में वो कैसे चलाया जाता था? मेरे प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में जो शासन व्यवस्था जिस कानून के माध्यम से चलाई जाती थी वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा कानून माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके आधार पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 आजादी के बाद भी इसी कानून के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। और बताया जाता है 1935 का जो अधिनियम था इसमें से भारत के संविधान में 75% भाग लिया गया है, इसीलिए इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। किसको? भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। ये दोस्तों हमने संविधान सभा के संसद के रूप में कार्य पढ़ा और शासन व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि जो संविधान सभा जो बनाई गई थी तो उसके जो संविधान निर्माण का कार्य हुआ था कितने चरणों में पूरा हुआ, उन चरणों के बारे में थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो दोस्तों संविधान निर्माण का कार्य 3 चरणों में बताया जाता है। कितने चरणों में बताया जाता है? 3 चरणों में। पहला जो चरण था दोस्तों वो बताया जाता है 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1946 तक। ये प्रथम चरण माना जाता है संविधान निर्माण का प्रथम चरण। इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी? 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1946 इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। यह संविधान का प्रथम चरण माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा जो चरण था वो था 15 अगस्त 1947 से और 26 नवंबर 1949 तक दूसरा चरण माना जाता है। यह संविधान निर्माण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। इसमें कार्य की अगर बात करें तो इसमें कार्य क्या था कि जो संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा। यह संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न व अस्थायी संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। अस्थायी संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। इसका अस्थायी संस्था के रूप में कार्य था और प्रभुत्व संपन्न थी। बोले तो जनता के द्वारा चुनी हुई थी, जनता का प्रभुत्व था, इसमें शक्ति जनता के हाथ में थी। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के द्वारा, उस पर वाचन का कार्य दूसरे चरण में हुआ था। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर वाचन, ये जो वाचन का कार्य हुआ था उद्देश्यों के प्रस्ताव के ऊपर, वो दूसरे चरण में संपन्न हुआ था। उसके बाद हम बात करें संविधान निर्माण का जो तीसरा चरण था वो माना जाता है 27 नवंबर 1949 से
27 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 का जो टाइम है या संविधान निर्माण का जो कार्य है वो माना जाता है। इसमें कार्य कौन सा महत्वपूर्ण था? संविधान सभा थी ना, संविधान सभा वो अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अस्थायी संसद के रूप में कार्य, किसका कार्य था? अस्थायी संसद के रूप में कार्य संविधान सभा का कार्य था। देखो 3 चरण हमने पढ़े हैं। पहला चरण 6 दिसंबर 1946 से लगाकर 14 अगस्त 1946 है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए। दूसरा चरण था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949, इसमें संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न और अस्थायी संस्था के रूप में थी। दूसरा इसका कार्य था कि जो भी उद्देश्य रखा गया था, जो प्रारूप था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का, वो जो बी एन राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, या अगर हम बात करें वाचन किए गए थे, उसके ऊपर कितने क्या किया गया था? वाचन। और वाचन मैंने आपको कल भी बताया था, कितने वाचन हुए थे संविधान में? 114 वाचन हुए थे। उसके बाद बात करें तीसरा जो चरण था वो था 27 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950। इसमें संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी, और अस्थायी संसद के रूप में कार्य करते हुए संविधान सभा ने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए थे? 2। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, और दूसरा प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसमें भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस संविधान सभा के आगे के चरण की बात करें तो संविधान सभा के बारे में क्या कुछ कहा गया है लोगों के द्वारा, तो उसके कथनों के बारे में थोड़ी बात करते हैं, विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे चर्चिल के बारे में। ये वो चर्चिल, पहली बैठक वाला ही चर्चिल है। चर्चिल क्या कहता है? चर्चिल कहता है कि संविधान सभा एक जातीय संस्था है, एक जातीय संस्था है। ये जो कथन बोला गया है, ये बोला गया चर्चिल के द्वारा संविधान सभा के बारे में। कहने का मतलब एक जाति के लोगों का समूह है, अन्य लोगों का प्रभुत्व कम है इसमें। ये जो कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? चर्चिल के द्वारा कहा गया है। उसके बारे में बात करेंगे लॉर्ड साइमन ने कहा है कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। किसकी सभा है? हिंदुओं की सभा। इसने इसको हिंदुओं की सभा बता दिया कि अन्य लोगों का महत्व बिल्कुल कम है, संविधान सभा में सदस्य कम है, या विशेष महत्व अगर है भी ना, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य की बात कर रहे थे, तो उसका इतना महत्व नहीं है जितना हिंदुओं को विशेष महत्व दिया गया है, या जितने अधिकार हिंदुओं को है काम करने का संविधान निर्माण का। उसके बाद ये जो कथन बोला था, लॉर्ड साइमन ने बोला था। उसके बाद बात करें ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब क्या है? कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको बताई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और बताया गया कि ग्रेनविल ऑस्टिन कहता कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य ना लगभग कांग्रेस के सदस्य हैं, इसलिए तो संविधान सभा नहीं है बल्कि क्या है? दूसरा रूप, कांग्रेस का ही दूसरा रूप है। ऐसा किसने बोला था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये ऐसा किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस का ही दूसरा रूप है? अगर विस्तृत शब्दों की अगर बात करें तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा का मतलब इसने क्या बता दिया? कांग्रेस ने बता दिया। अब थोड़ा अंबेडकर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अंबेडकर के बारे में क्या कहा गया था? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारा राष्ट्रपति था, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहता है कि जिस प्रकार से एक जहाज को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? पायलट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से संविधान सभा को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट के रूप में कार्य किसने किया? अंबेडकर ने। संविधान सभा में दक्ष पायलट की संज्ञा, संविधान सभा का दक्ष पायलट किसे बताया? अंबेडकर को बताया।
किसने बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या कहा? कथन साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, मैंने जितने भी बताए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, चर्चिल ने कहा था संविधान सभा एक जातीय संस्था है। उसके बाद लॉर्ड साइमन ने कहा संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा अंबेडकर के बारे में? कि जिस प्रकार से एक जहाज को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संविधान सभा को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट के रूप में जो कार्य करके दिखाया दक्ष पायलट था, वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंबेडकर के बारे में, एक और महत्वपूर्ण कथन है मेरे प्यारे दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो ध्यान रखना, बोर्ड की तरफ ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं इस पर भी ध्यान रखना। तो सब अपना अपना विचार प्रकट कर रहे थे उस बैठक में, कोई किसी को महत्वपूर्ण बता रहा था, कोई किसी को महत्वपूर्ण बता रहा था। जब नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है तो इसने कहा कि अगर कोई मेरे से ये पूछे कि आपने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष रहते हुए क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा, मैंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का चयन, इसके अलावा मैंने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। अगर मैं अंबेडकर का चयन नहीं करता तो भारतीय संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में यही महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो कथन कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में कहा था, और वो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, जब राजेंद्र प्रसाद का नंबर आता है बोलने का, तो कहता है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि आपने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, तो मैं तुरंत जवाब दूंगा, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में चयन किया, यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था स्थायी अध्यक्ष पद के ऊपर, और मैंने कोई भी इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है की.वी. राव। की.वी. राव क्या कहता है कि अंबेडकर है ना, ये संविधान का जनक ही नहीं बल्कि जननी भी है। जनक ही नहीं बल्कि क्या बताया? जननी, माता का नाम से भी संबोधित कर दिया इसे। किसने कहा? के.वी. राव ने। कहा किसे? अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर को संविधान की जनक और जननी दोनों बताया। किसने बताया? के.वी. राव ने। यह के.वी. राव के द्वारा ऐसा कहा गया था। दोस्तों देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली हमने। चर्चिल के बारे में, संविधान सभा एक जातीय संस्था है। लॉर्ड साइमन, संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि एक जहाज को चलाने के लिए दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संविधान सभा को चलाने में एक दक्ष पायलट के रूप में कार्य किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अंतिम बैठक वाली बात हमने करी ली 24 जनवरी 1950 वाली, जिसमें कहा था कि मैंने एक ही महत्वपूर्ण कार्य किया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक संविधान सभा में सदस्य के रूप में चयन है। और उसके बाद के.वी. राव जनक और जननी दोनों बताता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था, और इसी दिन को 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों एक बात और करेंगे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। भारत के लोकतंत्र दिवस की बात करेंगे तो आपको पता ही है, भारत आजाद कब हुआ था?
15 अगस्त 1947 को तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो लोकतंत्र दिवस है ना, वो सर्वप्रथम कब मनाया गया था और अब कब मनाया जाता? तो सर्वप्रथम मनाया गया था 15 सितंबर 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, इसके 6 भाग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, ये जिसके जो 6 भाग हैं, न्याय परिषद, तो उसमें एक महासभा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे लघु संसद की संज्ञा दी गई है। तो जो उसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इनको। महासभा ने प्रस्ताव पारित किया और इसने 2017 से लगातार इसे मनाने की घोषणा की है कि प्रत्येक दिन अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा कब की गई? 2017 में। प्रस्ताव किसने पारित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। तो दोस्तों, संविधान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, मुख्य जो बातें थी, वो हमने पढ़ी। और दोस्तों, आगे हमें जितने भी हमारे संविधान सभा के स्रोत हैं जो अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हम ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे, एक भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से क्लास के अंदर ही याद करेंगे। दोस्तों, आप साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, और आपका सहयोग अगर ऐसे ही रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, देखिए और देखने के बाद कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।